हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड ऑडियो स्कूल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSS सेलेक्टर्स को और ये CSS के कोर्स की क्लास नंबर 2 है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको तमाम बेसिक CSS सेलेक्टर्स सिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि उनकी स्पेसिफिसिटी या प्रायोरिटी क्या होती है और किस हिसाब से उनको CSS लैंग्वेज प्रायोरिटाइज करती है। और ये सारा काम हम प्रैक्टिकली VS कोड में करेंगे ताकि आपको चीज़ों की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। इसी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक HTML फाइल को ब्राउज़र में ओपन कर लिया है जिसके अंदर यहाँ पे एक CSS सेलेक्टर्स नाम का H1 टैग लगा हुआ है। यहाँ पर एक H2 टैग जिसमें हेडिंग 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग है। इसी तरह से मज़ीद 2 पैराग्राफ टैग्स और 2 हेडिंग टैग्स मैंने बना लिए हैं इस HTML फाइल में। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि CSS सेलेक्टर्स कितनी किस्म के होते हैं। बेसिकली 3 CSS सेलेक्टर्स ज़्यादा यूज़ होते हैं CSS में, जिनमें से सबसे पहला सेलेक्टर है एलिमेंट सेलेक्टर, दूसरा क्लास सेलेक्टर और तीसरा आईडी सेलेक्टर होता है। तो सबसे पहले हम एलिमेंट सेलेक्टर की बात करते हैं। एलिमेंट सेलेक्टर को बनाने के लिए बड़ा सिंपल तरीका है कि सबसे पहले हम उस एलिमेंट का नाम लिखेंगे। जैसा कि मैं अगर यहाँ पे पैराग्राफ्स को स्टाइल करना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा P, इसके बाद मैं लगाऊंगा करली ब्रेसेस और करली ब्रेसेस लगाने के बाद अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि CSS डिक्लेरेशन करूँगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कलर और इसके साथ मैं लिख दूँगा ब्लू। इसको जैसे ही मैंने सेव किया आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तमाम पैराग्राफ्स का कलर चेंज हो जाता है। तो ये इस तरह से होता है कि जितने भी एलिमेंट होते हैं किसी भी पेज में, जब हम एलिमेंट सेलेक्टर का यूज़ करते हैं तो वो सारे के सारे एलिमेंट सेलेक्ट हो जाते हैं और जब हम डिक्लेरेशंस करते हैं तो उन सब के ऊपर वो डिक्लेरेशंस अप्लाई होती हैं और CSS प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्लास सेलेक्टर की। तो क्लास सेलेक्टर को बनाना भी बड़ा आसान है। सबसे पहले हम लगाते हैं डॉट लगाने के बाद हमने जो क्लास का नाम रखा होता है HTML में वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अगर आपको क्लास का नहीं पता कि क्लास एक्चुअली क्या होती है तो आई कार्ड में भी लिंक आ रहा है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। तो क्लास सेलेक्टर बनाने के लिए सबसे पहले डॉट लगा लिया, उसके बाद हम लिखेंगे क्लास का नाम, जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया हेडिंग। फिर हम करली ब्रेसेस लगाएंगे और ये उसी तरह से सिलेक्टर हमारा बन चुका है जो क्लास के लिए यूज़ होगा। अब यहाँ पे हम दोबारा से फिर CSS डिक्लेरेशंस कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कलर और इसको मैं कर देता हूँ रेड। जैसे ही मैंने सेव किया तो आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे वाली हेडिंग्स है दोनों, इनका कलर चेंज होके रेड हो गया, लेकिन ये जो ऊपर वाली है इसका कलर चेंज नहीं हुआ। ये क्यों हुआ है? यहाँ पे index.html में जाता हूँ तो आप देखें कि ये जो पहली हेडिंग है इसके अंदर मैंने कोई क्लास नहीं लगाई हुई, लेकिन ये जो दूसरी और तीसरी हेडिंग है इसके अंदर मैंने हेडिंग नाम की क्लास लगाई हुई है, जिसकी वजह से इसका कलर चेंज हो गया। हमारा तीसरा सिलेक्टर होता है आईडी सिलेक्टर और उसको बनाने का तरीका भी बड़ा सिंपल है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हैशटैग का यूज़ करते हैं। हैश के बाद हम लिखेंगे अपने आईडी का नाम। मैंने यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट और इसी तरह से करली ब्रेसेस को ओपन एंड क्लोज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा कलर और फिर मैंने लिख दिया ग्रीन। सेव किया तो आप देख सकते हैं कि जो सबसे नीचे वाली हेडिंग है इसका कलर ग्रीन हो चुका है। ये क्यों हुआ? अगर index.html में मैं आपको दिखा सकूं तो उसके अंदर ये जो तीसरी हेडिंग है इसके अंदर मैंने एक आईडी भी लगाई हुई है। तो इस तरह से बेसिक तीनों सेलेक्टर्स बनते हैं, पहला एलिमेंट, दूसरा क्लास सेलेक्टर और तीसरा आईडी सेलेक्टर। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आईडी सेलेक्टर्स को आप यूज़ ना करें अपने CSS में, क्योंकि ये गुड प्रैक्टिस नहीं होती। लेकिन किसी वक्त अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप इनको यूज़ कर भी सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर की। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है? ये एक ऐसा सिलेक्टर होता है जिसकी मदद से हम किसी भी पेज में मौजूद तमाम एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं। वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये स्टार लगाते हैं और उसी तरह से करली ब्रेसेस लगा देंगे। तो ये हमारा बन गया यूनिवर्सल सिलेक्टर। अब यहाँ पे हम जो CSS डिक्लेरेशंस देंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स जितने भी होंगे HTML के पेज में उन सब के ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉन्ट स्टाइल और इसको मैं कर देता हूँ इटैलिक। तो सेव किया मैंने। तो अब देखें कि जितने भी पेज के अंदर एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे इटैलिक हो चुके हैं। तो ये जो हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है इसकी मदद से हम पेज के तमाम एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं और फिर इनके ऊपर कोई स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सल सिलेक्टर के बाद अब मैं आपको बताता हूँ ग्रुप सिलेक्टर के बारे में।
अगर हमने कोई चंद ऐसी CSS डिक्लेरेशंस हैं जो मल्टीपल एलिमेंट्स के ऊपर हमने अप्लाई करनी है, तो उसके लिए हम ग्रुप सेलेक्टर्स का यूज़ करते हैं ताकि हमें कम कोड लिखना पड़े, वरना हमें हर एक सेलेक्टर बनाना पड़ेगा और उसमें अलग से जाके वो कोड लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम 2-3 या ज़्यादा एलिमेंट्स को इकट्ठा सेलेक्ट करते हैं और फिर उनके अंदर वो डिक्लेरेशंस कर देते हैं उस रूल के अंदर। तो वो किस तरह से करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे H1 के लिए और H2 एलिमेंट इन दोनों के ऊपर कोई डिक्लेरेशंस करना चाहते हो तो मैं इस तरह से लिखूंगा, H1 लिखूंगा, दरमियान में दूंगा एक कॉमा, फिर H2 लिखूंगा और फिर उसी तरह से कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। अब यहाँ पे जो चीज़ें मैं लिखूंगा वो H1 और H2 दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉन्ट फैमिली और इसको मैं कर देता हूँ एरियल। ठीक है, इसको मैंने किया सेव। तो आप देख सकते हैं कि हेडिंग 1 और हेडिंग 2, ये हेडिंग 1 है, ये हेडिंग 2 है सारी, तो इन सब का फॉन्ट चेंज हो चुका है इकट्ठा। तो इस तरह से ये काम करता है। अगर मैं यहाँ से कॉमा हटा दूँ तो फिर क्या होगा, इसको मैं सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है कि ये देख रहा है कि H1 के अंदर जो H2 एलिमेंट है उसके ऊपर मैं अप्लाई करूँ, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा है ही नहीं। अगर हम कॉमा लगाएंगे तो ही ग्रुप सेलेक्टर बनेगा, अदरवाइज वो ग्रुप सेलेक्टर नहीं बनेगा। और वो क्या करेगा कि इसको पेरेंट एलिमेंट कंसिडर करेगा और इसको उसके बाद चाइल्ड एलिमेंट कंसिडर करेगा और देखेगा कि इस एलिमेंट के अंदर ये एलिमेंट है या नहीं। अगर ये होगा तो इस एलिमेंट के ऊपर ये सारे का सारा स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। इसकी मिसाल भी अभी मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे आप HTML डॉक्यूमेंट में देखें कि मैंने एक पैराग्राफ टैग बनाया हुआ है और इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक स्पैन टैग लगाया हुआ है। अब हम इसको यूज़ करेंगे CSS में। तो क्या करते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे लिखता हूँ P और साथ लिख देता हूँ स्पैन और इसी तरह से कर्ली ब्रेसेस लगा देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं डाला तो ये क्या करेगा, P एलिमेंट्स को देखेगा और किसी भी P एलिमेंट के अंदर अगर स्पैन एलिमेंट है तो उसके ऊपर ये स्पेसिफिक जो है स्टाइल अप्लाई कर देगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर और इसको मैं लिख देता हूँ एक्वा। इसको मैंने सेव किया। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा जो बैकग्राउंड कलर है स्पैन के ऊपर अप्लाई हो गया। उम्मीद है कि आपको ये सारे सेलेक्टर समझ आए होंगे। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ में कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक CSS बिहेवियर बताना चाहता हूँ कि CSS जो है ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है और इसमें क्या होता है कि ये ऊपर से डॉक्यूमेंट को रीड करना शुरू करेगी और नीचे तक ये लैंग्वेज डॉक्यूमेंट को रीड करती है। और फिर क्या होता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लगाई है और नीचे जाके हमने दोबारा उसको चेंज कर दिया उसी सिलेक्टर में बना के, तो ये नीचे वाली जो प्रॉपर्टी होगी उसको प्रायोरिटाइज करेगी और वो प्रॉपर्टी यहाँ पे यानी कि लगा देगी। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। फिलहाल मैं यहाँ से ये स्पैन वाला कोड और ये वाला कोड हटा रहा हूँ। इसी तरह से ये ID सिलेक्टर वाला भी हटा देता हूँ और ये यूनिवर्सल सिलेक्टर भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक और क्लास सिलेक्टर बनाता हूँ, उसको मैं लिखता हूँ डॉट और आगे मैं लिख देता हूँ पैराग्राफ और इसमें मैं अब डिक्लेरेशंस बनाता हूँ। ये जो पैराग्राफ क्लास है ये मैंने आखिरी 2 पैराग्राफ्स के अंदर शामिल कर रखी है। तो यहाँ पे मैं जाके इसके अंदर लिखता हूँ कलर और इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन। इसको मैंने सेव किया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आया, सबसे पहले इसने इसको पढ़ा, तो इसको पढ़ने के बाद इसने सब पैराग्राफ्स का जो कलर था वो ब्लू कर दिया। उसके बाद ये यहाँ पे यार पैराग्राफ में यहाँ पे इसने देखा कि क्लास सेलेक्टर और जो बाद में चीज़ें हमने चेंज की थी, कलर ग्रीन किया था, तो नीचे वाले दोनों पैराग्राफ्स का कलर उसने चेंज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक बड़ी अहम चीज़ आती है CSS में। अगर आप वो नहीं जानते होंगे तो जब आप लंबी लाइनों का कोड लिख रहे होंगे बहुत बड़ी फाइल, तो वहाँ पे जाके आप कन्फ्यूजन का शिकार हो सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि CSS बाज़ चीज़ों पर प्रायोरिटी देता है। इसको हम स्पेसिफिसिटी भी कह सकते हैं और प्रायोरिटी भी कह सकते हैं। जैसा कि ये जो पैराग्राफ एलिमेंट है ये सबसे लीस्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, या सबसे कह लें इसकी जो प्रायोरिटी है वो सबसे कम है। हेडिंग जो हमने लिखी है क्लास में, क्लास सेलेक्टर, इसकी जो प्रायोरिटी है वो एलिमेंट सेलेक्टर से ज़्यादा होती है और जो ID सेलेक्टर होता है इसकी जो है प्रायोरिटी वो सबसे ज़्यादा होती है। तो इसको हम कहते हैं स्पेसिफिसिटी या फिर इसको हम कह सकते हैं प्रायोरिटी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि जो हमारा कैस्केडिंग बिहेवियर होता है स्टाइल शीट का, उसको ये ओवरराइड कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर जाके नीचे मैं एक और पैराग्राफ टैग दोबारा बनाता हूँ और इसमें मैं कलर कर देता हूँ वापस ब्लैक, तो अब क्या होना चाहिए, असूलन ये होना चाहिए कि ये पैराग्राफ जब हमने एंड पे ब्लैक कर दिया तो जितने भी पैराग्राफ हैं उन सब का कलर ब्लैक हो जाए, लेकिन ऐसे नहीं होगा। मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। मैंने सेव किया तो ये देखें नीचे वाले जो दोनों पैराग्राफ्स हैं उनका कलर ग्रीन ही रहा, लेकिन जो सबसे पहला पैराग्राफ था वो वापस ब्लैक हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ?
क्लास सेलेक्टर की जो प्रायोरिटी है वो इससे ज़्यादा है एलिमेंट सेलेक्टर से। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम बड़ी फाइलें लिख रहे होते हैं जिनमें कई 100 लाइनों का कोड होता है, तो वहाँ पे जाके हमें ये चीज़ें कन्फ्यूजन का शिकार कर देती हैं, क्योंकि हमें चीज़ें याद नहीं रहती कि हमने ऊपर पी एलिमेंट लगाया था या हमने क्लास सेलेक्टर लगाया था। तो उसको हम चेक भी कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हम कोई CSS प्रॉपर्टी लगा रहे हैं लेकिन वो हमारे मतलूबा एलिमेंट के ऊपर लग नहीं रही, तो उसको चेक करने का भी बड़ा आसान तरीका होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो ब्राउज़र है मैंने आपके सामने इसको फुल स्क्रीन कर दिया, तो इसमें जाएं और इसमें राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट पे चले जाएं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स जो यहाँ पे हमने HTML में शो किए हुए हैं वो सारे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इसको मैं यहाँ से साइड में लगा लेता हूँ इस तरह से। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो अब क्या है कि यहाँ पे जिस एलिमेंट को मैं चेक करना चाहता हूँ कि इसके ऊपर मेरी जो अप्लाइड प्रॉपर्टीज़ है मैं क्यों नहीं लग रही, मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पैराग्राफ को ब्लैक किया था, तो ये ब्लैक क्यों नहीं, हम इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये आ गया ये एलिमेंट सेलेक्टर, इसको ले जाकर इस पैराग्राफ के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से भी आप इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे हम आएंगे स्टाइल टैब में। स्टाइल टैब के अंदर आप देखें यहाँ लिखा हुआ है डॉट पैराग्राफ, तो ये ग्रीन है, लेकिन ये जो पी था ब्लैक और ब्लू इसको उसने क्रॉस आउट कर दिया। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं ये क्रॉस आउट हो गई हैं। CSS ने पढ़ ली है कि ये प्रॉपर्टी आपने लगाई है, लेकिन उसने ये जो क्लास सेलेक्टर है इसको प्रायोरिटी दी और इसका कलर इन दोनों पे अप्लाई कर दी, इन दोनों पैराग्राफ्स के ऊपर। तो इस तरह की अगर सिचुएशन हो कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई ना हो रही हो आपके रिक्वायर्ड एलिमेंट के ऊपर, तो आप इस तरह से जाके उसको इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं कि क्या मसला है। अगर इस तरह प्रायोरिटी का कोई इशू होगा, स्पेसिफिसिटी का कोई इशू होगा, तो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा और आप इसको करेक्ट कर सकेंगे। अगर आपको ये चीज़ फिर भी कंफ्यूज कर रही है कि प्रायोरिटी किस तरह सेट होती है, स्पेसिफिसिटी किस तरह सेट होती है, तो आपको मैं एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक पर जाके चेक कर सकते हैं कि अगर आप कोई सिलेक्टर बनाएं तो वो उसकी प्रायोरिटी कितनी है। तो अभी मैं आपको उसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट ओपन कर लिया है जिसमें लिखा हुआ है स्पेसिफिसिटी कैलकुलेटर। तो इसमें दो एलिमेंट्स को या दो सिलेक्टर को आप कंपेयर कर सकते हैं कि किसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है। यहाँ पे ये जो है वैल्यू ये हंड्रेड्स में है, ये टेंस में है और ये वंस में है। यानी कि अगर यहाँ पे 100 होगा तो इसका मतलब है 100। इस वक्त ये है 13 इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू है 112। तो ये प्रायोरिटी आप देख सकते हैं इस हिसाब से। अब यहाँ पे अगर मैं सिलेक्टर बनाता हूँ, मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे एक पैराग्राफ सिलेक्टर बनाता हूँ तो उसकी प्रायोरिटी आ रही है यहाँ पे 1। और अगर मैं यहाँ पे डॉट पैराग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है, तो इसकी प्रायोरिटी आ रही है 10। और अगर यहाँ पे मैं बना लेता हूँ ID सिलेक्टर तो इसकी प्रायोरिटी आ रही है 100। अब इसके मुकाबले में अगर हम P एलिमेंट बनाते रहेंगे तो उसकी प्रायोरिटी सिर्फ 1 है और ये कभी भी इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, लिहाजा इसके अंदर जो हम वैल्यूज़ देंगे वो ही अप्लाई होंगी। ठीक है, इस तरह से अगर मैं पैराग्राफ के अंदर एक मैंने ID लगाई हुई है किसी स्पैन टैग के ऊपर टेक्स्ट, तो उसकी प्रायोरिटी हो जाएगी 101। तो फिर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जब आप ये इस तरह से सिलेक्टर लगाएंगे फिर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और पैराग्राफ के अंदर जो टेक्स्ट होगा उसको ये जाके टारगेट कर लेगा। तो ये हमारी जो है स्पेसिफिसिटी ये इस तरह से काम करती है। ये लिंक जो है इस साइट का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रायोरिटीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस एपिसोड का हमारा बस एक टॉपिक बाकी रह गया है जिसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है कि अगर एक एलिमेंट है जो किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर है जिसको हम नेस्टेड एलिमेंट कहते हैं, उसके बारे में भी मैंने HTML कोर्स में एक वीडियो बनाई है, वो जाके अभी आप देख सकते हैं। तो अगर किसी एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट है तो उसको हम नेस्टेड एलिमेंट कहते हैं, ये चाइल्ड एलिमेंट कहते हैं। तो क्या होगा कि CSS में जब हम कोई प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर रहे होते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने पेरेंट पे अप्लाई कर दी। हम चाहते हैं कि ये जो पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी की सारी उसके जो चाइल्ड एलिमेंट को भी ट्रांसफ़र हो जाए, तो इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। उसमें अब क्या हो सकता है हम देखते हैं जी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ बॉडी टैग, क्योंकि यही मेन टैग होता है हमारा जिसके अंदर सारा विजुअल पार्ट जाता है। तो बॉडी टैग इसको मैंने लिख दिया और इसको मैंने कर दिया फॉन्ट साइज़ और यहाँ पे मैंने कर दिया 30 पिक्सल। तो ये क्या है कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जितने भी एलिमेंट्स होंगे बॉडी के अंदर उन सब का फॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल हो जाना चाहिए। तो मैं इसको सेव करता हूँ। तो जैसे ही मैंने सेव किया आप देखें यहाँ पे ये जो हमारे पैराग्राफ थे इनका फॉन्ट साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया। तो ये इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस।
तो ये जो हमारे पैराग्राफ थे या जितने भी हेडिंग टैग्स थे, इन सब ने इस चीज़ को बॉडी टैग से इनहेरिट कर लिया। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ CSS की ऐसी हैं जिनमें इनहेरिटेंस काम करती है और कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी भी होती हैं जिनमें इनहेरिटेंस काम नहीं करती। फॉर एग्जांपल फॉन्ट साइज़ में इनहेरिटेंस काम कर रही है। इस तरह से और भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट करती हैं, जैसे कि लाइन हाइट, बैकग्राउंड कलर और इसके साथ फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह, ये सब की सब जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये इनहेरिटेंस में इनेबल होती है। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी भी होती हैं CSS की जिनमें इनहेरिटेंस काम नहीं करती। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं बॉर्डर लगाऊँ, बॉर्डर लगाता हूँ 3 पिक्सल सॉलिड और ये कर देता हूँ ग्रीन, इसको मैंने सेव किया। तो अब यहाँ पे मैं इसको आपको फुल स्क्रीन करके दिखाता हूँ। आप देखें कि ये CSS में हर एक एलिमेंट को ये बॉर्डर नहीं लगा, बल्कि जो बॉडी एलिमेंट था मेन उसी को बॉर्डर लग गया है और अलग-अलग ये जो सिलेक्टर्स हैं इनको बॉर्डर नहीं लगा। तो ये देखें, ये इस प्रॉपर्टी ने इनहेरिटेंस में काम नहीं किया। लेकिन अगर मैं इसको यूनिवर्सल सिलेक्टर में लगा दूँ, यूनिवर्सल सिलेक्टर बनाया और यहाँ पर मैं लगाता हूँ बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड और ग्रीन, मैंने सेव किया। तो अब आप देखें, तो यहाँ पे आप देखें जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको अलग-अलग बॉर्डर लग गया। कि डिफरेंस ये है कि ये एक यूनिवर्सल सिलेक्टर है, इसने क्या किया, हर एक एलिमेंट को सिलेक्ट करके बॉर्डर लगाया। लेकिन जब हमने बॉडी एलिमेंट में ये चीज़ लगाई थी तो ये जस्ट बॉडी एलिमेंट में लगी और आगे इनहेरिटेंस से आगे शिफ्ट नहीं हुई। तो ये थी इनहेरिटेंस। स्पेसिफिसिटी सेट करने का एक और तरीका भी है जो रह गया, वो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर हमने किसी एलिमेंट को इस तरह से स्पेसिफिसिटी देनी हो कि उसको हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाना हो, तो हम उसके बाद क्या लिखते हैं, इस तरह से एक्सक्लेमेशन मार्क लिखते हैं और इम्पॉर्टेंट लिख देते हैं। ये इंपॉर्टेंट फ्लैग लगाने से क्या होता है कि ये जो हमारी डिक्लेरेशन है इस वक्त ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी और बाकी जितनी भी स्पेसिफिसिटीज़ होंगी उन सब को ये ओवरराइड कर देगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ तो आप देखें कि सारे पैराग्राफ का कलर ब्लू हो चुका और ये चीज़ ओवरराइड हो चुकी है। हाँ, यहाँ पे मैंने कुछ जो CSS डिक्लेरेशंस की हैं हो सकता है आपके लिए वो डिफ़िकल्ट हों, आपके लिए नई चीज़ें हों, लेकिन हम जाके इन चीज़ों को आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल आप ये समझें कि जो मैं सिलेक्टर बनाना आपको सिखा रहा था या स्पेसिफिसिटी बता रहा था, यानी कि प्रायोरिटी बता रहा था किस तरह से एलिमेंट्स की, अगर आपको वो समझ आई है तो आपने आज की वीडियो में जो लेसन था वो सीख लिया। आगे ये कलर प्रॉपर्टीज़, बैकग्राउंड कलर, योर लाइन हाइट और इस तरह की जितनी भी हैं ये सारी हम डिटेल में इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा कंटेंट अपलोड करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।